एक वक्त आएगा जब अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स जम्मू सूबा में मशहूर होगा, उसका नाम पॉपुलर होगा, लोग बात करेंगे उसके बारे में। ऐसा शायद बहुत सारे लोगों ने सोचा ना होगा, लेकिन मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने आज से 25 से 27 साल पहले कांशीराम और मायावती को भी जम्मू सूबा में इतना ही मशहूर पाया है। ये एक सीजनल चीज़ होती है, आते हैं और चले जाते हैं। पिछले दिनों बहुत सारे लोग, ख़ास करके जम्मू सूबा से सियासी कारकुनान और लीडर्स, दिल्ली में जाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। यूँ तो जितने भी लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उनके अपने अपने इलाका में अपने एतबार से एक अपना ही उनका सियासी कद है। बहुत सारे लोग उनमें से क्राउड पुलर्स भी हैं, बेशुमार लोग उनमें से ऐसे हैं जो इलेक्शन जीतने का पोटेंशियल भी रखते हैं। लेकिन जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, या जिनका नाम इस्तेमाल करके मैं आज की बात करना चाहता हूँ, वो हैं बलवंत सिंह मनकोटिया और यशपाल कुंडल। वजह यह है कि आज से 20 साल पहले, एग्जैक्ट 20 साल पहले, यानी 2002 की बात है, जब इन दो सज्जनों ने पहली बार इलेक्शन जीतकर ये एमएलए बने थे, तो उस वक्त एक एनालिसिस हमारे सामने था, एक पॉसिबिलिटी हमारे सामने थी कि शायद ये वक्त आ गया है कि जम्मू सूबा की भी एक अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो। इस 20 साल में बहुत सारे तजर्बात हुए, बहुत सारे उतार, बहुत सारे चुड़ाव हुए, लेकिन आज वापस जाकर जो है इस तरह से एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या एक इस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ ना रखती हो, उसी को जम्मू में कॉम्पिटिटर बनाया जाए। ऐसी क्या वजह है कि जम्मू में कभी कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाई? यही बात करूंगा आज मैं लॉन्ग स्टोरी में। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। इससे पहले कि मैं आज के मौजू के ऊपर आऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग स्टोरी क्या चीज़ है जो आपने पहली बार आज मेरी ज़ुबान से सुना है। आपने कमोबेश पिछले 3-4 साल में मुझे देखा है कि मैं कई बार वीडियो के प्लेटफॉर्म पे इस ज़रिया से मैं मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़ियात, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आपके सामने लेकर रखता हूँ मैं, लेकिन उसमें सबकी शिकायत ये रहती है कि रेगुलरिटी नहीं रहती। लिहाजा उसको ओवरकम करने के लिए मैंने एक बुक रिव्यू शुरू किया, और एक गोजरी ज़ुबान में, जो कि मेरी अपनी ज़ुबान है, उसमें एक जो मेमोयर या एक ट्रैवलॉग के तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी के सफ़र में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उठा लेता हूँ हर हफ्ते, और एतवार को वो शेयर करता हूँ मैं। अब हर सैटरडे को 8 बजे आप मुझे ज्वाइन करेंगे लॉन्ग स्टोरी में। लॉन्ग स्टोरी यानी उस हफ्ते की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसको मैं समझता हूँ कि आपके एतबार से भी और मेरे एतबार से भी कोई अहम मुद्दा है, उसके ऊपर मैं आपके साथ बात किया करूँगा। यह ज़रूरी नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल एनालिसिस ही हो, वो सियासत के एतबार से ही हो, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी हो सकती है, उसमें बात एनवायरनमेंट की भी हो सकती है, उसमें बात हेल्थ और एजुकेशन की भी हो सकती है। तो लिहाजा हर सैटरडे को 8 बजे शाम को आप मेरे साथ बने रहिएगा। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको लॉन्ग स्टोरी को जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। साथ ही में ये रिटन टेक्स्ट में भी, बतौर जो लोग वीडियो ना देखना पसंद करते हो, उनको जो रिटन स्टोरी है, टेक्स्ट स्टोरी है, वो भी दस्तयाब होगी। आज की बात बढ़ाते हैं आगे। अरविंद केजरीवाल का बहुत बोलबाला, बहुत नाम इस वक्त चल रहा है, लिस्टें तैयार हो रही हैं, अखबारों में छप रही हैं कि फ़लाँ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, मुझे भी बेशुमार लोग फ़ोन करते हैं, मैं ख़ुद भी तज्ज़ियाकार हूँ, लेकिन जो मज़ीद लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर लिख रहे होते हैं, वो भी मुझसे बात करते हैं कि आपका नज़रिया क्या है, कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई वजूद बन सकता है जम्मू कश्मीर में। आज मैं दरअसल आम आदमी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की क्या पॉसिबिलिटी है, अरविंद केजरीवाल का क्या इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर हो सकता है। और कहते हैं कि क्योंकि पंजाब हमारे दरवाजे के ऊपर आकर ख़त्म होता है और पंजाब में उन्होंने बेहतरीन जीत हासिल की है, उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में ज़रूर होगा। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है मुल्क के हर हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अगर मुल्क में कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है या किसी रियासत में डेवलपमेंट हुई है, ज़रूरी नहीं है कि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर हो जाए। लेकिन बावजूद उसके, जो आम आदमी पार्टी है, उसके लिए ख़ास करके जम्मू सूबा एक स्प्रिंग बोर्ड है। मैं किसी आने वाले हफ्ते आम आदमी पार्टी के ऊपर मैं थोड़ा तफसील से तज्ज़िया करूँगा। तब तक और भी चीज़ें थोड़ी क्लैरिटी के साथ आई होंगी कि कौन कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के पास जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी है, वो जम्मू कश्मीर में बेच क्या रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ लोगों के सामने पेश वो कर रहे हैं। क्योंकि इस क्लैरिटी के साथ अभी अरविंद केजरीवाल ने कोई बात नहीं की है कि आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर के तय नज़रिया क्या होगा। तो लिहाजा इसको हम किसी दूसरे दिन के लिए सेव करके रखते हैं। आज की जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो जम्मू सूबा है, ऐसी क्या वजह हुई है कि कश्मीर में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं
वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ गेन कर लेती हैं और कुछ ही सालों के अंदर वो सरकार का हिस्सा भी बन जाती हैं। लेकिन जम्मू में कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आज तक सर्वाइव नहीं। ऐसे बात नहीं है कि एफर्ट्स नहीं हुए, कोशिशें नहीं हुई, पार्टीज इमर्ज बहुत हुई हैं, लेकिन वो पार्टीज डिसअपीयर हो जाती हैं वक्त से बहुत पहले। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? और जम्मू में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू के जो आइडेंटिटी है, जम्मू के जो इमोशंस हैं, जम्मू के जो सेंटिमेंट हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी की जो एब्सेंस है, उसकी गैर मौजूदगी से जो जम्मू कश्मीर की ओवरऑल सियासत है उसमें पोलराइजेशन किस कदर होती है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं जब मॉडर्न रियासत जम्मू कश्मीर की जब तश्कील हुई 1846 में, तो तब मोनार्की थी, ऑटोक्रेटिक रूल था, जो डोगरा बादशाह थे उनका रूल था। तो लिहाजा तब सियासत का यानी जो एक कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था। लेकिन इस रियासत के नुमाया तौर के ऊपर 3 सूबा जो हैं वो थे जो हाल तक रहे, लेकिन जो मुख्तलिफ जो स्टेजेस आते गए उसमें जो है रियासत डिसइंटीग्रेट भी होती रही और रियासत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव शेप है वो तब्दील भी होती रही। लेकिन 1846 से मुसलसल ओवरऑल वो लैंड मास तो सारा जो है वो वहीं पे मौजूद है, बाउंड्रीज हैं वही सारी तब्दील हुई हैं। जो 3 सूबा बड़े क्लैरिटी के साथ उनके जो बहुत बेसिस थे, एक तो जियोग्राफियाई एतबार से, आबो हवा के एतबार से, और उसके बाद वहाँ का जो खाना पीना, जो वहाँ की ज़ुबान है, इस सारे एतबार से 3 अलग अलग सूबा, और जिनमें से कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख को मुख्तलिफ नामों के साथ जाना गया है। लद्दाख को फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट के तौर पर भी जाना गया है और ग्रेटर लद्दाख के तौर पर भी लद्दाख को जाना गया है। इसमें सारी चीज़ें मैंने कहा कि ज्योग्राफी भी अलग है, जिससे कि तीनों सूबे अलग अलग होते हैं, इसकी टोपोग्राफी अलग है, इसका जो वेशभूषा है, खाना पीना है, ज़ुबान है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के इन तीनों सूबों का जो सियासी मिजाज है वो भी उसने अलग इन सारी कंडीशंस ने जो मिलकर जो तीनों सूबों का जो सियासी मिजाज है वो भी अलग बनाए रखा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़, क्योंकि ये मैं तीनों सूबों का अलग से मैं जो ब्रेक डाउन करके वो एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था कि आज हम बात कर रहे हैं जम्मू सूबा की। हम जम्मू सूबा की बहुत ज़्यादा बात करते हैं इंडिपेंडेंट आइसोलेशन में, एक वैक्यूम में बहुत ज़्यादा हम बात करना शुरू कर देते हैं जम्मू सूबा की। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम उसको इंडिपेंडेंटली कंप्लीटली एनालाइज करते हैं, आइसोलेशन में एनालाइज करते हैं, तो जो लार्जर स्टोरी है उसका जो एक फाइनल कंक्लूजन है वो हमारे सामने आ नहीं पाता, हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम स्किप कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, वो ये है कि जम्मू सूबा अलग में अपने आप में एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। एक जिस तरह से ये एक जियोग्राफिकल यूनिट ठीक है, एक कल्चरल यूनिट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। ये अभी भी जो जम्मू कश्मीर रियासत है उसका हिस्सा है। अब लद्दाख की कहानी हमसे अलग होगी। लद्दाख तो जम्मू कश्मीर से निकल के वो अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी है, लेकिन अलग से एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है। लेकिन जम्मू सूबा जो है वो जम्मू कश्मीर रियासत, जिसको इन दिनों में यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, वो उसी का हिस्सा है। तो हम एग्जामिन करते हैं के बावजूद, एक पॉलिटिकल एंटिटी होने के बावजूद, जो कश्मीर सूबा है उसका जो सियासी मिजाज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और जम्मू सूबा जो है उसका सियासी मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब सियासी अमल आने लगा, जब सियासी एक्टिविटीज़ आने लगी, जब पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में इनिशिएट होने लगा, ये वक्त था अर्ली 1930s का। तो अर्ली 1930s में जो जम्मू कश्मीर की सबसे पहली सियासी पार्टी जो बनी और जिसने ये भी डिसाइड किया कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उसके 3-4 साल के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी असेंबली भी बनी और उसके इंतखाबात भी होने लगे, वो थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी कश्मीर वैली की एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उसमें जो लार्जर पार्टिसिपेशन है, जो जम्मू सूबा के उस वक्त के, खास करके जो जम्मू सिटी और जो मीरपुर उस वक्त जम्मू का हिस्सा होता था, इन जो इलाकों के बड़े पॉलिटिकल लीडरान थे, इनकी बहुत बड़ी शमूलियत थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बनने में। लेकिन कुछ सालों के बाद जब ये अंदाज़ा लगाया गया, क्योंकि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर थे शेख अब्दुल्ला, उनकी जवाहरलाल नेहरू के साथ भी बहुत ख़ास दोस्ती थी, वो एक सेक्युलर आउटलुक की पॉलिटिकल पार्टी बनाना ये एक ज़रूरी बन गया था। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में बन गई। इस दौरान 1940s में जैसे किसान मजदूर पार्टी और भी बेशुमार छोटी छोटी पार्टीज़ आई, लेकिन उनका कोई लेजिस्लेटिव वजूद या कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट उन पार्टीज़ का नहीं बन पाया जिसको जो कोई काबिल ज़िक्र जिसको बताया जा सके कि भी उन्होंने बड़ी एक तब्दीली जम्मू कश्मीर में की। तो लिहाजा 40s के पूरे डिकेड में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर की बाकायदा तौर के ऊपर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी। आज अगर आप हिस्ट्री के औराक जो है वो आप पलट कर देखें, पीछे जाएं, तो जम्मू में
सिर्फ क्योंकि आज देखा जाता है कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है तो लिहाजा सिर्फ जम्मू सूबा के जो मुस्लिम एरियाज़ हैं, मुस्लिम इलाका जाते हैं, उसी में उसका फुटप्रिंट होगा, ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे जम्मू के सबसे बड़े कदावर लीडर गिरधारी लाल डोगरा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। और बहुत बड़े बड़े जो लीडरान हैं जम्मू सूबा के, जो हिंदू कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानियों में से एक थे। और 1940s के डेकेड में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ था कि जो एक डेमोक्रेसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो स्ट्रगल कर रही थी, उसमें जम्मू सूबा के भी बेशुमार लीडरान जो शामिल थे। लेकिन अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि 1947 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक रीजनल यानी जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही, लेकिन उसके मुकाबले में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो प्रजा परिषद के तौर पर जम्मू से इमर्ज हुई। अब प्रजा परिषद जो है 50s के डेकेड में एक बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो जम्मू में रही। इलेक्टोरल गेन्स प्रजा परिषद को इतने ज़्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि इल्ज़ाम हमेशा यही दिया जाता था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इंतखाबात में इतनी धांधली कर देते थे, जैसा जो रिकॉर्डेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो बताती हैं कि अव्वल तो पहले इलेक्शन में जो है वो सारे लोग अनकंटेस्टेड, यानी 75 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए थे, 73 के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बिना किसी मुकाबला के ही जीत गए और सिर्फ 2 सीटों के ऊपर जो है वो कंटेस्ट हो पाया। उसके बाद जो मज़ीद इलेक्शन हैं, कभी किसी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट वगैरह वगैरह, लेकिन यानी जितने भी इलेक्शन 1950s में और 60s में हुए, वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्पायर नहीं करते कि अगर आप मुझे कहें कि क्या मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो फेयर और कॉम्पिटिटिव जो हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले डेमोक्रेटिक प्रोसेस के इलेक्शन थे, तो मैं कहूँगा कि शायद 50s और 60s के डेकेड में वो इलेक्शन इतने बेहतर नहीं थे। लेकिन बावजूद उसके जो प्रजा परिषद, जो जम्मू की एक पॉलिटिकल मूवमेंट और जम्मू की पॉलिटिकल पार्टी, वो बहुत पावरफुल थी। वो इतनी पावरफुल थी कि उसका मैं कंपैरिजन जैसे 90s के डेकेड में या 90s के बाद पिछले 2019-18 से पहले यानी 22-25 साल, 25-26 साल तक जिस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक अहमियत रही है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होगी, वो अवाम के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वो बात नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली से कई डेलीगेशंस, दिल्ली से कई इंटरलोक्यूटर्स खास करके अपॉइंट किए जाएंगे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के साथ बात करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर अगर मनमोहन सिंह ने हुर्रियत के लीडरान के साथ बात की, तो वाजपेयी और अडवाणी ने भी उनके साथ बात की। नरसिम्हा राव के वक्त भी जो है वो बहुत सारी पेशकश की जाती थी कि इनके साथ बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम पे भी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ड्यू इम्पॉर्टेंस 2018 तक जो है वो इम्पॉर्टेंस दी जाया करती थी। जो पीडीपी के साथ बीजेपी का एजेंडा ऑफ अलायंस था, उसमें बाकायदा तौर के ऊपर इन राइटिंग ये लिखा हुआ है कि हम डायलॉग में बिलीव करते हैं, हम बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, पाकिस्तान के साथ डायलॉग करेंगे, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ डायलॉग करेंगे, इंक्लूडिंग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। जब उन्होंने कहा कि हम डायलॉग करेंगे, तो ये ए ग्रुप, वो जमात, ये पार्टी ऐसे करके एटस्ट्रा नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने बाकी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ बात करेंगे, इंक्लूडिंग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। और जब 2016 में कश्मीर के हालात पेचीदा हो गए, काफ़ी जो एक अनरेस्ट है, काफ़ी टेंशन कश्मीर में चल रही थी, कन्फ्रंटेशन सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही थी, उस वक्त जो ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली से कश्मीर आते थे, उन्होंने भी हुर्रियत वालों के दरवाजे खटखटाए, उनके साथ वो बात करने के लिए तैयार थे। ये मैं एक एग्जाम्पलीफाई कर रहा था उन लोगों के लिए जिनको प्रजा परिषद की जो स्ट्रेंथ है, प्रजा परिषद की जो उस वक्त की इम्पोर्टेंस है, उनका पता नहीं था। जो प्रजा परिषद है उसको प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वो ज़ाती तौर के ऊपर लेटर लिखा करते थे, उनके साथ बात करने की कोशिश करते थे, डेलीगेशन खास करके दिल्ली से भेजते थे कि प्रजा परिषद के साथ वो बात करना चाहते हैं, उनके साथ डायलॉग करना चाहते हैं, उनको इंटरलोक्यूटर्स को भेजा करते थे। और फिर एक नेहरू का एक ख़त है जो डॉक्टर करण सिंह के नाम, जो उस वक्त सदर रियासत थे, उनके नाम एक नेहरू का ख़त है, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है कि ये प्रजा परिषद की जो लीडरशिप है, जिस तरह से ये मेरे खतूत का वापस मुझे जवाब देते हैं, इस लहजे में, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, तो जो दुनिया के सुपर पावर्स हैं, यानी जो यूनाइटेड किंगडम है या यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके लीडरान भी मुझे इस तरह से खिताब नहीं करते जिस तरह से प्रजा परिषद वाले लोग मुझसे खिताब करते हैं। तो ये थी प्रजा परिषद की एक इम्पॉर्टेंस
जो अपने आप में क्लेम करती थी कि वो जम्मू सूबा के जो तमाम सेंटिमेंट्स हैं, जम्मू सूबा के जो इमोशंस हैं, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दरअसल वो पूरे तमाम जम्मू सूबा की सबसे बड़ी गलती कि जम्मू सूबा में एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो पाई, वो यही है कि जो तवी बेसन है, मतलब जो जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा तक के एरियाज़ हैं, जो डोगरा मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोसेस या जो थिंकिंग इमर्ज होती है वो इन्हीं एरियाज़ को रिप्रेजेंट करती है। और बाकी एरियाज़ को वो समझ लेते हैं कि क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो मुस्लिम है, शायद उसकी वजह से ये एक नेचुरल रीज़न होगा कि वो एक जो कश्मीर का पॉलिटिकल प्रोसेस है, कश्मीर का पॉलिटिकल थॉट है, या जो कश्मीर का पॉलिटिकल आइडिया है, वो हर दो सूरत में वो उसी का हिस्सा होंगे। तो लिहाजा उस तक आउटरीच, उस तक अप्रोच जो है वो कभी होती नहीं। बैक टू परिजा परिषद। परिजा परिषद का आखिर में हुआ क्या? 1950s के ही डेकेड में जो भारतीय जनसंघ है, जो बीजेपी का प्रिकर्सर है, वो वजूद ले चुका था, शेप ले चुका था। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में वो उन्होंने आना शुरू कर दिया था। तो जो प्रजा परिषद है, जो जम्मू की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, हालांकि वो पूरे जम्मू सूबा को ना रिप्रेजेंट करती हो, लेकिन जम्मू का एक जो वसी एरिया है और जो जम्मू की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसको प्रजा परिषद रिप्रेजेंट करती थी। वो एब्जॉर्ब हो गई किसमें? भारतीय जनसंघ के अंदर जो है वो उसका पूरा थॉट प्रोसेस, उसका पूरा आइडिया, उसका जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है सारी, वो भारतीय जनसंघ के अंदर एब्जॉर्ब होगी। यानी एक जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है या एक जो नेशनल पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें जो जम्मू की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जो जम्मू की रीजनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती थी, वो उस नेशनल प्रोसेस के अंदर सब्ज्यूम हो गई और फिर उसके बाद एक नेशनल प्रोसेस जो है वो यहाँ पे चल पड़ा। 1960s में क्या हुआ कि जो बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि जब 1953 में शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद बख्शी गुलाम अहमद जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है कमांड वो संभाल ली। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो कमांड उन्होंने संभाली, बावजूद उसके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज़, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोसेसेस सारे जो हैं वो कांग्रेस को मिमिक करते थे। यानी जो कांग्रेस की नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी होती थी, बख्शी की लीडर में वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी। लेट 1950s में एक रीजनल जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो इनिशिएट हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में से बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल कर उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। और डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक वाहिद इस किस्म का एक पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें कश्मीर की और जम्मू की लगभग बराबरी की शमूलियत थी। बल्कि जम्मू से बहुत सारे कदावर लीडर जैसे राम प्यारा सराफ जैसे लोग, उनका बहुत बड़ा नाम था, कॉमरेड कृष्ण देव सेठी साहब, उनका बहुत बड़ा नाम था, ये उसमें शामिल थे। ये प्योरली एक लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाई। 2-3 साल के बाद इनमें से जो बहुत सारे लीडरान हैं, जो ख़ास करके राम प्यारा सराफ को छोड़कर, जो तो बाद में CPIM के पोलिट ब्यूरो के मेंबर भी पहले और आखिरी शायद जम्मू कश्मीर से बने, आखिरी तो नहीं लेकिन पहले जो है पोलिट ब्यूरो के मेंबर बने जम्मू कश्मीर से, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। 50s के डेकेड में और 60s के हाफ तक जो है किसी मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो है जम्मू में, एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं था। 1960s में 65 और 66 में जब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई, एक तो 65 में वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, जो जम्मू कश्मीर पे हुई थी, और दूसरा ये है कि जो सदर रियासत और वज़ीर आज़म के जो ओहदे थे, यानी जो एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का एक अलग से जो नॉमेनक्लेचर था उसको रीनेम करके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रखा गया था। उसी दौरान जो है वो कांग्रेस ने भी अपनी एंट्री जम्मू कश्मीर में की और 1966 में पहली बार जो बाकायदा तौर के ऊपर कांग्रेस का जो एक रियासती इकाई है, रियासती यूनिट है, वो बन गया। लेकिन ये लोग सारे कहाँ से आए? ये लोग कोई प्रोसेस, कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये लोग वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बनाते थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान थे, उसी में से एक बड़ा धड़ा निकल कर बाहर आया। इसलिए जब आप 1967 के अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट्स देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 67 में, जो 57 में या 62 में जिसकी 60 प्लस या 65 प्लस सीट्स हैं, वो 67 के इलेक्शन में उनकी जाकर 4-5 सीटें हो जाती हैं और 65 प्लस सीट्स जो हैं वो कांग्रेस की हो जाती हैं, क्योंकि वही सारी शिफ्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर थी उन लोगों ने ही सारी शिफ्ट की, वही सारे कांग्रेस में आ गए। जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस का जो ज़्यादा बोलबाला है वो कश्मीर में तो हुआ, लेकिन जम्मू में जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। 2 इलेक्शन मुसलसल ऐसे हुए जब एक ये एक पीरियड इस किस्म का था, मिड 1960 से लेकर मिड 1970s तक, जब इंदिरा शेख एग्रीमेंट हुआ तब तक का ये जो पीरियड था,
तब अगर एक पूरे जम्मू कश्मीर में एक हमवार पॉलिटिकल पार्टी थी जो इंतखाबात भी जीतती थी, हर जगह उसकी मेंबरशिप भी थी, हर जगह उसका फुटप्रिंट भी था, और उसमें कश्मीर के लोग भी उतने ही कंफर्टेबल थे जितने जम्मू के लोग कंफर्टेबल थे, वो कांग्रेस थी उस वक्त। आज जो चीज़ बीजेपी करने की कोशिश कर रही है कि भी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अगर हम बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उससे शायद हमारी कुछ बेहतरी हो जाएगी, अगर कल कुछ गलत किया है हो सकता है कि उसमें जो जांच करने वाले लोग हैं वो उसको नज़रअंदाज कर दें और आने वाले वक्त जो है वो बेहतर, यानी कुल मिला के अगर आज देखें कि अगर आप बीजेपी में शामिल होते हैं या बीजेपी के साथ कोई मिली हुई और पॉलिटिकल पार्टी जो किसी दूसरे नाम से जानी जाती हो उसमें अगर आप शामिल होते हैं तो हर उस शामिल होने वाले के साथ के लिए, हर उस हमदर्दी रखने वाले के लिए कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का जो इंसेंटिव है वो ज़रूर है। एग्जैक्टली यही कंडीशन थी 1960s में, जो लोग कांग्रेस में शामिल होते थे उनके लिए कोई ना कोई इंसेंटिव होता था और फिर माहौल इस किस्म का बन जाता है क्योंकि 1960s में जो 1954 के बाद जो एक सेपरेटिस्ट फ्लेवर की पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको प्लेबिसाइड फ्रंट कहते थे। प्लेबिसाइड फ्रंट वो था जो शेख अब्दुल्ला ही रन करते थे, लेकिन जो उनके नज़दीक तरीन के जो लोग हैं जो आज़ाद थे, जेलों में नहीं थे, वो उसको रन करते थे और वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए, प्लेबिसाइड होना चाहिए, लोगों से पूछा जाए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। तो उस सेपरेटिस्ट एनवायरनमेंट में जब कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर उतरी तो वो एक जवाब था कि भी अगर आपने एक नेशनल इंटीग्रेशन को इन्हांस करना है, लोगों को जो कौमी जो विचारधारा है, जो नेशनल पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम है, अगर उसमें लोगों को शामिल करना है तो वो रास्ता यही है कि आप कांग्रेस के साथ शामिल हो जाएं, जो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी कर रही है। कि बीजेपी इस तरह से एक प्रेजेंट कर रही है केस जम्मू कश्मीर के अंदर कि भी अगर आप नेशनल इंटरेस्ट में सियासत करना चाहते हैं और नेशनल मेन स्ट्रीम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास ऑल्टरनेटिव एक ही है कि अगर आप वो बीजेपी का हिस्सा बने। अगर आप बीजेपी का हिस्सा नहीं है तो फिर आपके पेट्रियटिज्म के ऊपर, आपके नेशनलिज्म के ऊपर ही एक सवालिया निशान है। तो ये चीज़ जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं हो रही है, ये 1960s में ऑलरेडी ये हो चुकी हुई है। तो जो 1980s में हम जब चले जाते हैं तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 के बाद शेख अब्दुल्ला आ गए, 77 के बाद उन्होंने इलेक्शन दोबारा जीत लिया और 83 में जब फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा इलेक्शन जीत लिया तो कश्मीर में एक नई पॉलिटिकल पार्टी, एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो है वो इमर्ज होकर आया, उसको बोलते थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कुछ ही महीनों के अंदर जो है उसने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया, इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना इम्पैक्टफुल बना लिया। वो कहानी बहुत लंबी है, उसका जो एक पहलू है बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जो उसका एंड रिजल्ट है वो ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट टॉपल करके एक नई गवर्नमेंट बना ली जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। कुछ सालों के बाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा इत्तेहाद जो है वो नया इमर्ज होकर आया जिसको मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बोलते थे। उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो शामिल हुई, लेकिन उनका जो इलेक्टोरल अगर आप देखें 18-19 सीट के ऊपर वो 100, 200, 400 या 500, मतलब 100 से लेकर 500 वोट तक 17-18 सीटों के ऊपर वो लोग हारे हुए हैं। उस इलेक्शन में जो धांधली हुई थी, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो डिफीट किया था उससे जो कश्मीर के हालात हैं वो बिगड़े। मेरा लेकिन ये पॉइंट ये था कि भी ये भी अपने आप में कितना एक रोबस्ट एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो इमर्ज कश्मीर में हुआ। लेट 1990s में इस दौरान छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज़ आई, लेकिन लेट 1990s में 1999 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आई और 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने आकर गवर्नमेंट बना ली। 16 सीटें हासिल करके 3 साल के अंदर अंदर आकर उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। इसी दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस बहुत पुरानी पार्टी थी, लेकिन अब उसने अपने आप को थोड़ा ज़्यादा रिवाइव किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम है और डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट फ्रंट जो गुलाम हसन मीर की पार्टी हुआ करती थी। वो एक दौर था जब उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, ना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे ना वो कांग्रेस के साथ थे। वो कागजात में उनका नाम आता था डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट फ्रंट, बावजूद उसके वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। हकीम यासीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम, आज भी पार्टी एग्जिस्ट करती है, 20 साल से पार्टी चल रही है, 2 सरकारों में वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हुए हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की, उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा और असेंबली के इलेक्शन भी लड़े, जीते भी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो इस हद तक नज़दीक 2018 के नवंबर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन ने तो दावा पेश कर दिया राजभवन में कि भी वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 44 नंबरात उनके पास हासिल हैं और वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अब अपनी पार्टी है जो अल्ताफ़ बुखारी की, उन्होंने आप देखिए कि 24-25
एक्स मिनिस्टर और एक्स लेजिस्लेटर जो हैं उनको साथ लेकर वो एक नई पार्टी बनाकर, और वो भी एक बड़ी सियासत में बड़े रोल के वो भी दावेदार हैं। इस तरह से बहुत सारी बेशुमार पार्टीज जो हैं उनका कश्मीर में एक अपना इम्पैक्ट रहा। लेकिन जम्मू में दरअसल जो हमारी बात है वो जम्मू में है कि जम्मू में इस किस्म का इम्पैक्ट जो है वो क्यों नहीं हो पाया। जो मैं बात करता था बलवंत सिंह मनकोटिया और यशपाल कुंडल की, ये बात जाती है अर्ली 1980s के ऊपर, आज से 40 साल पहले, जब भीम सिंह ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसको नाम दिया पैंथर्स पार्टी। पैंथर्स पार्टी अपने आप में किसी सूबा का, किसी ज़ात का, किसी पात का, इस किस्म का भी वो उसका ताल्लुक नहीं होता है। पैंथर्स पार्टी अच्छा है, एक रोबस्ट है, एक एनर्जी की बात करती है, एक पावर की बात करती है। जब भीम सिंह ने ये पार्टी बनाई तो उनको पूरे जम्मू सूबा से, भीम सिंह ज़ाती तौर के ऊपर बड़े सेक्युलर ख्यालात और बड़े सेक्युलर तबीयत के हैं, पूरे जम्मू सूबा से उनको मैसिव सपोर्ट मिली। ये किश्तवाड़ के वकील थे जिन्होंने उनको नाम दिया शेर जम्मू, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को कहते थे शेर कश्मीर, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव पेश किया, यानी एक जो लोगों की इमेजिनेशन में एक नई बात जाए उसका एक ऑल्टरनेटिव पेश किया कि भीम सिंह रहेंगे शेर जम्मू। वो 80s की और 90s की बड़ी स्ट्रगल सारा कुछ किया। कभी कहते हैं कि भी वो विदेश में चले गए, मोटरसाइकिल चलाया उन्होंने, कभी किताबें लिखी, हर मुद्दे को लेकर जो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते रहे, लेकिन ज़मीनी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत ना हो पाई। 2002 में उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीत ली। एक तो हर्षदेव सिंह थे, एक बलवंत सिंह मनकोटिया, और एक ये यशपाल कुंडल, और एक फ़कीर नाथ चनैनी से उन्होंने सीट जीती। तो 4 सीटें ये जीत कर आ गए। जब इन्होंने 4 सीटें जीती और 2 मिनिस्टर आ गए गवर्नमेंट में, एक की स्टेक होल्डर जो है गवर्नेंस के प्रोसेस में बन गए, और भीम सिंह खुद जो है वो ज़ाती तौर के ऊपर MLC बन गए, तो ये अपने आप में एक जम्मू की सियासत में एक बड़ा स्टेक होल्डर बनकर ये इमर्ज हो गया। उस साल आपको याद होगा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही सीट आई थी, लेकिन 20 साल के दौरान जो है वो अब पार्टी इस तरह से लगता है कि वो अपने आप में तारीख बन चुकी है। अब पैंथर्स पार्टी नाम की शायद कोई आने वाले जो आगे इलेक्टोरल प्रोसेस होगा उसमें कोई बहुत ज़्यादा उनका पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कि वो भी अपना कुछ इम्पैक्ट बना लें। इसी दौरान कुछ साल पहले 2018 की बात है, चौधरी लाल सिंह, वो भी अपने आप में एक बड़े कदावर लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, मेंबर ऑफ असेंबली भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं 2 बार। उन्होंने बनाई अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन, और एक बड़े हाईली इमोटिव मोमेंट के ऊपर उन्होंने वो पार्टी बनाई, और महाराजा हरि सिंह का सहारा लेकर के भी उनका जो पहचान है, उनका जो तशख़्ख़ुस है, उनकी जो मेमोरी है, उसको वो रिवाइव करना चाहते हैं। उनके जन्मदिन के ऊपर छुट्टी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। एक वक्त तो मुझे याद है 2018 की बात है कि अगर लाखों नहीं तो लगभग 50-60 हज़ार लोग जो है, एक बार मैंने लाल सिंह से कहा था कि 50-60 हज़ार लोग जो हैं उस दिन आपके साथ थे, जिस दिन आपने महाराजा का झंडा लेकर आप कहे, तो वो नाराज़ हो गए, कहते नहीं 2.5 लाख लोग थे। लेकिन एक मॉडेस्ट एस्टिमेट के मुताबिक 50-60 हज़ार लोग जो है वो ज़रूर उमड़ कर आए थे। नौजवान लोगों ने वो डोगरा टी-शर्ट वो पहनी हुई थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो वो सारी चीज़ जो है वो बीजेपी के अंदर सबस्यूम हो गई, वो सारी चीज़ जो है वो बीजेपी के अंदर अब्जॉर्ब हो गई। जब 2019 का इलेक्शन लड़ा चौधरी लाल सिंह ने, तो उनकी 2 सीटों के ऊपर वो इलेक्शन खुद ही लड़ रहे थे, दोनों सीटों के ऊपर उनकी ज़मानत भी जब्त हो गई। यहाँ तक कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन उनकी पार्टी ने लड़े, उनमें से कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि जो नेशनल इंटरेस्ट में सारा वोट है वो चला गया, वो उसमें कंज्यूम हो गया। मैंने एक नज़र घुमाकर देखी कि जो बीजेपी का जो माफ़ कीजिए कि जम्मू सूबा का जो एक वोटिंग पैटर्न होता है, वोटिंग ट्रेंड होता है, वो रहा किस किस्म का, ख़ास करके जो गुज़श्ता 6-7 इलेक्शन 42-45 साल के ऊपर जो बेसिस के ऊपर। तो 2014 का जो सबसे आखिरी इलेक्शन असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसमें जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैंडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने 38 सीटें पूरे जम्मू कश्मीर से उन्होंने जीती। यानी जो 43% सीटें 87 में से जो 43% सीट्स हैं वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर में से जीत ली। जिसने, अगर आप जम्मू सूबा पे हम आते हैं तो 38 में से जो 30 सीटें जो हैं वो जम्मू सूबा में थी। आप देखिए कि जम्मू सूबा में टोटल सीटें इस डिलिमिटेशन से पहले हुआ करती थी, यानी 2014 के इलेक्शन में जम्मू सूबा में टोटल सीट्स हुआ करती थी 37 में से जो 30 सीट, 37 में से जो 30 सीटें हैं वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां जीत कर चली गई जम्मू सूबा से। यानी 81% जो मैंडेट है जम्मू सूबा से वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को चला गया। 2008 जो उससे पहला इलेक्शन है,
पूरे जम्मू कश्मीर से जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कुल मिला के उन्होंने 28 सीटें जीती, और उन 28 में से जो 24 सीटें हैं वो जम्मू सूबा से थी, यानी 32% मैंडेट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरे जम्मू कश्मीर में से मिला, और 64% मैंडेट जो है वो सिर्फ जम्मू सूबा में से मिला। इसी तरह से जो 2002 का इलेक्शन है, 28 सीटें पूरे जम्मू कश्मीर से जीती नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और 20 सीटें जो हैं वो उनमें से 28 में से जो 20 हैं वो जम्मू से थी, यानी जो 53% जो मैंडेट है जम्मू से। हर इलेक्शन में आप देखेंगे कि 50% से ऊपर जाता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को जम्मू सूबा से। कश्मीर का जो है वो मुख्तलिफ चीज़ होती है। अब 1996 का जो इलेक्शन है, जो 6 साल के गैप के बाद इलेक्शन आ रहा था, तब मूड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो मूड था वो एक रीजनल पॉलिटिकल प्रोसेस की बहाली के लिए था, रीजनल पॉलिटिक्स की बहाली के लिए था। रीजनल लीडर जो हैं वो वापस आएँ और पावर उनके हाथ में जाए, ऐसा करके मूड पूरे जम्मू कश्मीर में था। लेकिन बावजूद उसके 26 सीटें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ले गई, और उन 26 में से जो 20 सीटें हैं, यानी 54% जो सीटें हैं वो जम्मू सूबा से थी। किसकी थी ये 20 सीटें? बीजेपी के पास तो सिर्फ 8 सीटें थी, कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें थी, यानी बहुजन समाज पार्टी जो कांशीराम की पार्टी है वो भी 4 सीटें जम्मू से जीत गई। जनता दल, जिसका जम्मू कश्मीर के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, ना ही वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, 5 सीटें जनता दल ने भी जीत ली। 1 कश्मीर से थी, 4 जम्मू से वो उन्होंने जनता दल ने भी जीत ली। तो कुल मिला के जो 20 सीटें, 37 में से 20 सीटें जम्मू सूबा में से जो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को चली गई। उसके पीछे चले जाते हैं 1987 का इलेक्शन, 87 का, तब 76 सीटें टोटल हुआ करती थी। उसमें से 28 सीटें टोटल नेशनल पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर में से जीती। उन 28 में से जो 22 सीटें हैं वो जम्मू में तब टोटल 32 सीटें थी, यानी 68%, 68% सीट जो हैं वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ लेगी। 32 में से 22 सीटें जम्मू में से। 83 का इलेक्शन, वो ये शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद फारूक अब्दुल्ला का पहला इलेक्शन था। ये इलेक्शन 2014 की तरह रीजनल लेवल के ऊपर बड़ा पोलराइज्ड इलेक्शन था, कश्मीर वर्सेस जम्मू, जम्मू वर्सेस कश्मीर जैसा ये इलेक्शन था। इसमें 26 सीटें टोटल जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, खास करके कांग्रेस ने जो है 26 सीटें टोटल जम्मू कश्मीर से जीती, जिनमें से 22 सीटें जो हैं वो जम्मू सूबा से थी, यानी जो 68% सीट्स जम्मू सूबा ने नेशनल पार्टीज़ को मैंडेट दिया। इसी तरह से 1977, मैं 77 तक ही जाता हूँ, इससे पीछे नहीं जाता, क्योंकि मैं आगाज़ में ही कह चुका हूँ कि 77 से लेकर पहले के जो इलेक्शन है उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सस्पेक्ट है, उनकी जो एतबार उन इलेक्शन के ऊपर बहुत कम किया जा सकता है। उसमें भी 24 सीटें, 75 में से 24 सीटें जो हैं वो नेशनल पार्टीज़ ले गई। 24 में से 22 सीटें जो हैं वो जम्मू प्रोविंस में से थी, यानी 68%। जब हम कहते हैं कि 22 यहाँ से थी, सिर्फ 2 और थी, या 22 इधर से थी, 4 और थी, तो उसमें याद रखना है कि ये सारी सीटें कश्मीर से नहीं गई, ये सीटें लद्दाख से भी गई। अब इसका इम्पैक्ट जो है, जो जम्मू का मूड होता है कि भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना है इसका, और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना है, इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर क्या होता है। इसका ये मानी नहीं है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है, वो कम्पीट ही नहीं करते, या वो कश्मीर तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, या जम्मू में उनके पास कोई मेंबरशिप नहीं होती, जम्मू में उनके पास कोई फुटप्रिंट नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कठुआ तक, सांबा तक, हर जगह उन्होंने सीटें जीती हैं, सीटें लड़ी हैं। आज जो बीजेपी के बहुत बड़े कदावर लीडर हैं, इनमें से बेशुमार लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं वो रह चुके हुए हैं। और पीडीपी जो एक रीजनल पॉलिटिकल जो एक उनकी आइडियोलॉजी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पीडीपी को जम्मू सूबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस से थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है, कि उसका एक ग्रीन सिंबल वगैरह भी है कि भाई ये मुसलमानों की ज़्यादा पैरवी करती है। अगर आप 2014 के इलेक्शन की आप एग्जांपल लें, तो बीजेपी ने इतनी मेहनत कश्मीर में की, पूरी कश्मीर वैली में बीजेपी ने 49,000 वोट जो है वो टोटल लिए। पूरे जो 46 सीट्स के ऊपर कुल मिला के बीजेपी के 49,000 वोट आए। यानी बीजेपी की कश्मीर में उस वक्त जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो उतना ही उसको चैलेंज था जितना पीडीपी को जम्मू का ये जो तवी कैचमेंट एरिया है, खास करके जम्मू सांबा कठुआ, जितना इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को प्रॉब्लम थी, चैलेंजेस थे। तो बीजेपी ने पूरी कश्मीर वैली में कुल मिला के 49,000 वोट लिए। पीडीपी ने सिर्फ जम्मू, सांबा और कठुआ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मिला के 64,000 वोट लिए। सीट बीजेपी भी कश्मीर में कोई नहीं जीत पाई, और सीट पीडीपी भी कश्मीर में, जम्मू के इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई नहीं जीत पाई।
तो लिहाजा जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका वजूद था जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत को रिप्रेजेंट करना, हालांकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो कमिटमेंट है, उसमें कश्मीर वैली की सेंट्रलिटी जो है वो ज़रूर रही है। उन्होंने कम्पीट जम्मू सूबा में ज़रूर किया है, लेकिन जम्मू सूबा से जो कॉम्पिटिटर इमर्ज हुए हैं वो थे अंडर द एजेस, अंडर द फ्लैग ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर ख़ास करके ये 7 इलेक्शन जो हमने आपके सामने रखे हैं, अगर इनका भी जायज़ा लिया जाए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि भी इलेक्शन फिर इस तर्ज के बन गए, ना सिर्फ जम्मू वर्सेस कश्मीर और कश्मीर वर्सेस जम्मू, बल्कि मुल्क वर्सेस कश्मीर और कश्मीर वर्सेस मुल्क, यानी नेशन वर्सेस कश्मीर एंड कश्मीर वर्सेस नेशन। मैंने एक्सप्लेन किया कि भी जैसे 60s में और 70s में कांग्रेस आकर रिप्रेजेंट करती है कि नेशनल इंटरेस्ट को जम्मू कश्मीर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अब बीजेपी आकर ये क्लेम करती है कि नेशनल इंटरेस्ट को जम्मू कश्मीर में आकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस सूरत में जब जम्मू का सियासी रुझान पहले जब कांग्रेस के साथ हो जाया करता था, अब अगर पूरे का पूरा बीजेपी के साथ हो जाता है, तो वो नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस कश्मीर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एंड कश्मीर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, उसमें जो जम्मू कश्मीर के अंदर की सियासत जो है वो पूरी तरह से पोलराइज हो जाती है। अब आखिर में टू कंक्लूड दिस कि भी ये तो एक रहा रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू कि जम्मू का जो वोटिंग पैटर्न है वो किस तरह से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को थाम लेता है और उससे जो जम्मू कश्मीर के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से पोलराइज होती है। ये बात कतई भी सही नहीं है, सच नहीं है, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है कि आप नेशनलिस्ट या पैट्रियोटिक उसी सूरत में होंगे अगर आप एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप चलते हैं। ये तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये एक इस किस्म का स्लोगन, ये इस किस्म का एक नैरेटिव जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि इनको एक नेशन वाइड इनको फुटप्रिंट मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये असेंबलीज जीत पाएंगे उतनी इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो इन्हांस होगी लोकसभा इलेक्शन में अपना फुटप्रिंट एक्सपेंड करने में। जितनी ज़्यादा असेंबलीज ये जीत पाएंगे उतने ज़्यादा इनको वोट जो हैं वो राज्यसभा में मिलेंगे ताकि इनको सेंटर में बहुत बेहतरीन तरीके से एक जो पकड़ है वहाँ पे मिले। लेकिन पिछले 25-30 साल में जिस तरह से कैंपेन होती हैं, ख़ास करके हिंदुस्तान में जिस तरह से लोग जो है वो आकल हो रहे हैं, जिस तरह से लोग जो विजडम गेन कर रहे हैं, जिस तरह से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, उसके चलते और मीडिया का जितना जो पेनिट्रेशन है उसके चलते इतनी इलेक्टोरल लिटरेसी अब हिंदुस्तान के हर कोने में ज़रूर हो गई है। लोग इस बात को समझते हैं कि जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें आपका जो फैसला है वो मुख्तलिफ हो सकता है, पूरे मुल्क का मिजाज इस तरह से हो सकता है कि भी जो गठबंधन सरकार है वो ना बने, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कंपटीशन हो और दोनों में से जो ज़्यादा वोट ले वो नेशनल गवर्नमेंट बना ले। लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर, अपनी अपनी रियासतों के लेवल के ऊपर लोग अपना लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल आउटफिट हैं, उनको वोट अगर देते हैं, अगर उनको वो चुनते हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट के कतई भी खिलाफ नहीं है। ये नेशनल इंटरेस्ट की जो बात हम बार बार करते हैं ये आज से कुछ दहाइयों पहले तक नहीं होता था, लेकिन आज ये इस तरह से बन जाता है। ये 60s में कांग्रेस ने भी इसी तरह से किया था कि अगर आप कांग्रेस के साथ हैं तो नेशनलिस्ट हैं। बीजेपी ने वही प्ले बुक जो वो निकाली है, वो बताते हैं कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आप नेशनलिस्ट हैं, वरना आप नेशनलिस्ट नहीं हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 28 रियासतें हैं जिनमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनमें लेजिस्लेचर है। जम्मू कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर का अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वादा ही है कि ये यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर होगी। वो इलेक्शन कब होगा, उसमें लेजिस्लेचर कब बहाल होगी, वो देखा जाना है। 28 रियासतें हैं और दिल्ली जो एक सिटी स्टेट जैसी गवर्नमेंट है लेकिन वो यूनियन टेरिटरी जैसी ही है क्योंकि उसके जो कंट्रोल हैं सारे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ रहते हैं, और एक पौंडीचेरी जिसकी अपनी लेजिस्लेचर है। यानी कुल मिला के 30 जो हैं वो मुल्क के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं। इन 30 में से सिर्फ 12 में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मज़ीद 2 में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और मज़ीद एक और में जो है वो CPIM की गवर्नमेंट है। CPIM को मैंने इसलिए गिना है, हालांकि वो रिस्ट्रिक्ट होगी सिर्फ एक स्टेट तक, केरला तक, लेकिन एक वक्त था जब CPIM भी अपने आप को एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती थी। कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और बीजेपी भी एक नेशनल पार्टी, यानी 15 रियासतें, 30 में से 15 रियासतों में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है और दीगर जो 15 रियासतें हैं उसमें कंप्लीटली रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है। अब ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये किस किस्म की होती हैं? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से एक धड़ा टूटा, वहाँ से एक टूटा।
वो जो लोकल उस रियासत का जो सेंटिमेंट होता है, उस रियासत का जो इमोशन होता है, उसकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, उसकी जो नीड्स होती हैं, उसको वो रिफ्लेक्ट करती है स्टेट लेवल के ऊपर भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी। एक बेहतर जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोगों को मिल जाती है। इनमें से तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी न किसी मूवमेंट का प्रोडक्ट है। यानी अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो शिवसेना जो है वो एक मराठी आइडेंटिटी की मूवमेंट का प्रोडक्ट है। आप तमिलनाडु में चले जाएं, वहाँ पे जो द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये आपस में जो है ये कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। एक की कांग्रेस के साथ थोड़ी सारी नज़दीकी है, दूसरे की बीजेपी के साथ थोड़ी सारी नज़दीकी है, लेकिन जो ये द्रविडियन पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, अपना जो रीजनल पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर आप आंध्र प्रदेश में चले जाएं तो वाईएसआर कांग्रेस, वो भी एक कंप्लीटली एक लोकल पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसका प्रोडक्ट है। वो बनी हुई है कि एक वो बड़े लीडर थे वाईएस राजशेखर रेड्डी, जिनकी डेथ हो गई, और उसके बाद जो उनके साथ जो बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर थे, कांग्रेस के लोग अंदर थे, वो चाहते थे उनका बेटा चीफ मिनिस्टर बने। कांग्रेस ने उसके बेटे को हैरेस करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और लोगों ने उनको वोट दिया। यानी एक लोकल सेंटिमेंट्स के इर्द गिर्द एक चलने वाली मूवमेंट थी जिसके ऊपर वो पार्टी इमर्ज हुई। इसी तरह से आप जो तेलंगाना है उसमें आप चले जाएं, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उन्होंने तेलंगाना के स्टेटहुड के लिए उन्होंने स्ट्रगल की और आज वो पार्टी जो है वो रिप्रेजेंट करती है तेलंगाना को। आप इसी तरह से वेस्ट बंगाल में चले जाएं, एक लंबे वक्त तक वहाँ पे कांग्रेस और वामपंथी वो रिप्रेजेंट करते रहे। एक मिडिल पाथ चाहिए था और ममता बनर्जी ने, जो बीजेपी के साथ भी उन्होंने काम किया, कांग्रेस में वो ओरिजिनली थी, उन्होंने एक ऐसी पार्टी प्रेजेंट की जो वेस्ट बंगाल के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो एक लोकल जो फ्लेवर है, एक लोकल जो मूड है उस स्टेट का, उस रीजन का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से अगर जम्मू में कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी बने या जम्मू की पार्टी उठकर जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करे, यानी कश्मीर वादी में भी जाए, वहाँ पे भी जाकर बताए कि अभी 60-70 साल देखिए हमने खुली बाहों के साथ, खुले दिल और दिमाग के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को एक्सेप्ट किया है। अब हमारी ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी बने। उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कुछ एंटी नेशनल जो है वो नहीं है। शायद जम्मू का जो रीजनल सेंटिमेंट है उसकी अक्कासी जो है वो उसी तरह से होएगी। आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन ये भी एक वजह है जो पोलराइजेशन कश्मीर और जम्मू के बीच में एक पोलराइजेशन है, उसकी ये भी एक वजह है कि जो जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो फुटप्रिंट है वो कश्मीर वैली तक श्रिंक होता जा रहा है, और जो उसको आंसर है, उसका जो कंपटीशन है वो जम्मू से एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए दिया जा रहा है। तो रियासत की जो सियासत है वो आपस में स्प्लिट रहती है। अब देखते हैं कि जिस बात से मैंने शुरू किया था कि अरविंद केजरीवाल, वो भी एक नेशनल एस्पिरेशंस वाली पॉलिटिकल पार्टी है। जो जम्मू में रीजनल रिक्वायरमेंट थी उसको दिल्ली से एक पार्टी आकर फुलफिल कर देगी, लेकिन जम्मू में 4, 6 या 10 लोग ये बैठकर आपस में ये कंसेंसस बनाएं कि हम यहाँ के डोगरा को, राजपूत को, ब्राह्मण को, दलित को, हिंदू को, मुसलमान को, गुजर को, पहाड़ी को मिलाकर एक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से देख सकते हैं, और जम्मू और कश्मीर को एज ए पॉलिटिकल यूनिट बनाकर हम एक सियासी रिप्रेजेंटेशन, एक लीडरशिप किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। शायद वो अपॉर्चुनिटी अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में इलेक्शन के नज़दीक देखते हैं कि किस तरह से इमर्ज होता है। आज का ये एपिसोड लॉन्ग स्टोरी का मतलब ही यही है कि बात लंबी होगी। आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया।